अब सीधा इधर आ जाओ, काम के बारे में देखते हैं हम लोग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन देख लो। अगर लिस्टेड कंपनी हो तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या कॉम्पोजिशन होना चाहिए? मिनिमम ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होना चाहिए। फिर मिनिमम 50% ऑफ द बोर्ड मस्ट बी एनईडी, मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। क्या बताओ? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, इस चीज को तुमको याद रखना है, ठीक है। 50% जो डायरेक्टर्स रहेंगे ना बोर्ड में, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रहेंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आपको कंपनी लॉ में देखने को मिल जाएगा। विमेन डायरेक्टर एटलीस्ट एक चाहिए मिनिमम। टॉप 100 कंपनीज में एक इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर चाहिए। मैं फिर से बता दूं, नॉर्मल विमेन डायरेक्टर तो ठीक है, नॉर्मल विमेन डायरेक्टर तुमको चाहिए होगा, ठीक, लेकिन जो टॉप 1000 एंटिटीज है ना, वहां पे एक इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर का नेसेसरी हो जाता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स देखो, इफ चेयरमैन इज नॉन एग्जीक्यूटिव मिनिमम 1/3 ऑफ द बोर्ड मस्ट बी इंडिपेंडेंट। इफ चेयरमैन इज एग्जीक्यूटिव मिनिमम 1/2, ठीक है, हाफ ऑफ द बोर्ड मस्ट बी independent director, and if chairman is non-executive but is a promoter or related to the promoter, तो minimum half 1/2 जो है of the board must be independent directors। क्या ये तुमको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? हाँ जी, ओके। उसके बाद देखो SR इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। देखो इफ यस तो मिनिमम, देखो SR इक्विटी शेयर्स मतलब, SR इक्विटी शेयर्स मतलब बता दो फटाफट। सुपीरियर राइट, सुपीरियर राइट, क्या बताओ? सुपीरियर राइट, क्या ये तुमको याद आ रहा है? सुपीरियर राइट, हाँ जी दोस्तों, सुपीरियर राइट, सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग अगर हो, ठीक है, सुपीरियर राइट, क्या बताओ? सुपीरियर वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर्स अगर आउटस्टैंडिंग हो, इफ यस तो मिनिमम हाफ ऑफ द बोर्ड मस्ट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ठीक है। एसआर मतलब सुपीरियर वोटिंग राइट, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। मिनिमम डायरेक्टर जो टॉप 2000 एंटिटीज के पास होना चाहिए वो एटलीस्ट 6 डायरेक्टर होना चाहिए। मैक्सिमम एज हो सकता है 75 ईयर्स, अनलेस आप लोग स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके 75 के ऊपर वाले एज के लोगों को भी आप रख सकते हो एज अ डायरेक्टर। समझ में आ रहा है? शेयर होल्डर अप्रूवल देखो, फॉर अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर मैनेजर, ये कंपनी लॉ वाला चीज है पूरा। नीडेड एट नेक्स्ट जनरल मीटिंग और विद इन 3 months विच एवर इज अर्लियर। अगर आप लोग अपॉइंट कर रहे हो, रीअपॉइंट कर रहे हो डायरेक्टर को, मैनेजर को, तो नीडेड तो आपको किसका चाहिए होगा बताओ? आपको शेयर होल्डर का परमिशन चाहिए होगा अगले ही जनरल मीटिंग में, या फिर और विद इन 3 months विच एवर इज अर्लियर। अपॉइंटमेंट के 3 months के अंदर अंदर विच एवर इज अर्लियर हो जाए, ठीक। अच्छा, उसके बाद देखो वैकेंसी फिल एसएप, मतलब फटाफट फिल करना होता है। मैक्सिमम 3 महीने का गैप हो सकता है, वैकेंसी जो है 3 महीने का हो सकता है, इसके अंदर अंदर आपको फिल करना होता है, ठीक है। बोर्ड मीटिंग मिनिमम 4 पर ईयर, मैक्सिमम गैप 120 दिन का हो सकता है, ठीक है। मतलब गैप, मैक्सिमम गैप मतलब एक बोर्ड मीटिंग के बीच में मतलब 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में कितना गैप हो सकता है? मैक्सिमम 120 डेज, मिनिमम 4 पर ईयर होना चाहिए। कोरम टॉप 2000 कंपनीज के लिए 1/3 टोटल स्ट्रेंथ चाहिए होगा और 3 डायरेक्टर्स चाहिए होगा, इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये रेगुलेटरी वर्क्स है दोस्तों, ये तुमको याद करना है। ये तुमने कंपनी लॉ में भी देख रखा होगा, यहाँ पर भी तुमको याद करना है, यही चीज तुमको पढ़ना है। अब देखो अलग अलग प्रकार के बोर्ड कमिटीज होते हैं। अब जैसे तुम लिस्टेड कंपनी हो गए ना दोस्तों, तो तुम्हारे ऊपर बोर्ड कमेटी का प्रेशर ज्यादा रहता है, एंड बोर्ड कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तुमको रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ना होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी एंड रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। ये जो 3 है, ये जो 4 है, ये तुमको याद रखना है। सब में एप्लीकेबल होगा, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट जो है ये सिर्फ टॉप 1000 एंटिटीज प्लस हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज, मतलब जो हाई वैल्यू का डेट लिस्ट कर रखा है उन एंटिटीज के ऊपर लागू होगा रिस्क मैनेजमेंट वाला। लेकिन बाकी जो है ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, ये सब के ऊपर सब प्रकार के लिस्टेड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल, ऊपर टॉप में हो जाए टॉप में ना हो, सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। कॉम्पोजिशन देखो, मिनिमम 3 डायरेक्टर होना चाहिए, मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जैसे कि 2/3 जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऑल फाइनेंशियल लिटरेट होना चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेट मतलब उनको पढ़ना आता हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह पढ़ना आता हो। मिनिमम 1 एक्सपर्ट होना चाहिए अकाउंटिंग फाइनेंस मैनेजमेंट का। इफ एसआर शेयर्स ऑल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इफ एसआर शेयर्स का मतलब क्या होता है? सुपीरियर राइट वाले शेयर्स अगर है तो सारे इंडिपेंडेंट बैठेंगे यहाँ पे। किस कमेटी में बता दो? ऑडिट कमेटी में, याद रख लियो। फिर आता है तुम्हारा नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी, इसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर बैठेंगे। ऑल इक्वल्स टू नॉन एग्जीक्यूटिव
देखो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होना चाहिए मेजॉरिटी में, ठीक, 2/3 जो है उसमें तुम्हारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठेगा, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद देखो तुम्हारा आता है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी में क्या बताया गया है, मिनिमम 3 होना चाहिए डायरेक्टर, मिनिमम 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, इफ एसआर शेयर अगर है तो 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, मिनिमम 3 मेंबर्स होना चाहिए। कितना मेंबर्स होना चाहिए बता दो, मिनिमम 3 मेंबर्स होना चाहिए, मेजॉरिटी जो है वो बोर्ड के डायरेक्टर्स होने चाहिए उन मेंबर्स में से, ठीक। मिनिमम 1 जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, एंड अगर अगर तुम्हारा एसआर इक्विटी शेयर है मतलब सुपीरियर राइट वाला इक्विटी शेयर है तो 2/3 जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठेगा। क्या ये क्लियर है? चेयरपर्सन देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही रहेगा, मस्ट अटेंड एजीएम, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यहाँ पर भी, यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैठ सकते हैं, यहाँ पर मेंबर ऑफ द बोर्ड कोई भी सीनियर जो रहेगा वो, ठीक। उसके बाद मीटिंग देखो मिनिमम 4 साल में, मिनिमम 1 पर ईयर, ये मिनिमम 1, ये भी मिनिमम 2 पर ईयर, ठीक। मैक्सिमम गैप 120, लास्ट में जो है मैक्सिमम गैप 210 हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 पर ईयर में है, चलो। और यहाँ पे एक ही हो रहा है साल में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गैप का कोई सवाल ही नहीं उठता। कोरम देख लो 2 मेंबर होना चाहिए या फिर और 1/3 स्ट्रेंथ में होना चाहिए, मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होने चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक। यहाँ पर 2 मेंबर होना चाहिए और 1/3 जो है स्ट्रेंथ में होना चाहिए, देखो 1/3 स्ट्रेंथ में होना चाहिए, विच एवर इज हायर मिनिमम 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तुमको बैठना ही होगा, ठीक है। तो तुमको तो वैसे भी पता है कि कॉम्पोजिशन में क्या रहता है, मतलब जो तुम्हारा मिनिमम कोरम रहेगा उसमें तो 2 मेंबर मिनिमम तो चाहिए होता है और 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ विच एवर इज हायर, है ना, ये तो तुमको पता है, बेसिक चीज है। तो यहाँ पे पढ़ रहे हो कंपनी लॉ में पढ़ रहे हो, एक ही चीज है। उसके बाद देखो यहाँ पर जो है ये स्पेसिफाइड नहीं है ये वाला, और दूसरा लास्ट में जो आता है वो है 2 मेंबर और 1/3 स्ट्रेंथ विच एवर इज हायर। याद रखना तुमको ये जो 1/3 स्ट्रेंथ है 1/3 स्ट्रेंथ है 1/3 स्ट्रेंथ है, ये हमेशा इक्वल रहेगा फॉर ऑल द बताओ कमिटीज, ठीक है। यहाँ पर मिनिमम एक जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंट होना होगा, और यहाँ पे मिनिमम 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट, यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट, 2 1 और लास्ट में 1 बोर्ड डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं, इस बात का ध्यान रखना है बस, ठीक। अच्छा, रोल जो है, रोल एंड नोट्स ये होमवर्क है, नॉर्मल पढ़ लेना। इनका रोल क्या होता है, रोल क्या होता है देखो, ऑडिट कमेटी का ऑडिट के रिपोर्ट्स वगैरह देखेंगे, नॉमिनेशन कमेटी, नॉमिनेशन मतलब कोई अगर नॉमिनेट हो रहा है या फिर रेम्यूनरेशन हम लोग कर रहे हैं, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का, कंपनी सेक्रेटरी का, किसी का भी, तो हम लोग उसका रेम्यूनरेशन भी देखेंगे। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी मतलब स्टेक होल्डर मतलब शेयर होल्डर्स के साथ रिलेशनशिप बनाने का काम होता है इनका, और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी तो रिस्क का काम करता है, ठीक है, ओके। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक। आगे देखो, ये सारे कंपनी लॉ वाली चीज है, मैं होमवर्क दे रहा हूँ दोस्तों, ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम डायरेक्टरशिप रीड कर लेना। अच्छा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हम लोग कंपनी लॉ से देख रखे हैं तो यहाँ पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड टू सब्सिडरीज, सब्सिडरीज को क्या ध्यान में रखना है, मटेरियल सब्सिडरी मतलब सब्सिडरी हुज इनकम या फिर नेटवर्थ मोर देन 20% ऑफ द कंसोलिडेटेड इनकम नेटवर्थ हो ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। सब्सिडरी मतलब तो पता है ना दोस्त, ये है तुम्हारा प्रिंसिपल कंपनी, उसका सब्सिडरी होता है जिसमें 51% का उसने स्टेक होल्ड करके रखा है, इसलिए ये सब्सिडरी है। अभी जो सब्सिडरी है इसका जो इनकम होगा ना, या इसका जो नेटवर्थ होगा, ठीक, इनकम नेटवर्थ, ये अगर कॉन्सोलिडेटेड मतलब इन दोनों का प्रिंसिपल प्लस सब्सिडरी का मिला के जो इनकम नेटवर्थ है उससे अगर 20% से ज्यादा आ रहा है तो क्या करना है देखो, ठीक है। प्लस सब्सिडरीज लिस्टेड एंटिटी मस्ट हैव अ पॉलिसी फॉर डिटरमाइनिंग दिस, हाँ जी, एक पॉलिसी बनाना होगा किसके लिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। एटलीस्ट 1 डायरेक्टर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी मस्ट बी ऑन द बोर्ड ऑफ एन अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडियरी। अच्छा, अच्छा, मटेरियल सब्सिडरी मतलब तेरे को पता है, मटेरियल सब्सिडी वही होता है जिसका ये जो नेटवर्थ या फिर इनकम या फिर नेटवर्थ जो है मोर देन तुम्हारा इतना निकल जाता है ऑफ द कंसोलिडेटेड, मतलब प्रिंसिपल तुम्हारा पिताजी और तुम्हारा मिला के जो टोटल नेटवर्थ है ना भैया, वो तुम्हारा जो है, अगर तुम्हारे प्रिंसिपल का और सब्सिडरी का नेटवर्थ हम लोग मिला ले अगर 1,000 करोड़ है, तो सब्सिडरी का अकेला जितना आ रहा है वो टोटल से 20% ज्यादा है, मतलब टोटल में जो है ये 20, टोटल में जो हिस्सा है सब्सिडरी का 20% से ज्यादा हिस्सा सब्सिडरी का है। समझ में आ रहा है ना, तो अच्छा खासा तुम्हारा सब्सिडरी जो है, इसलिए इसको मटेरियल सब्सिडरी कहा जाता है। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? सीधा इधर आ जाओ, प्रायर इंटीमेशंस टू स्टॉक एक्सचेंज, देखो गिव नोटिस एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज इन एडवांस फॉर बोर्ड मीटिंग कंसिडरेशन। अगर तुम लोग कंसिडर कर रहे हो बोर्ड मीटिंग के लिए तो तुमको क्या करना होगा,
एटलीस्ट 2 वर्किंग डे पहले तुमको बताना होगा। अगर तुम बोर्ड मीटिंग कर रहे हो फॉर विच रीजन, ये सारे रीजंस इसको रीड करना है। फाइनेंशियल रिजल्ट, प्रपोजल फॉर बाईबैक, वॉलंटरी डीलिस्टिंग, फंड रेजिंग, इन सब चीज़ों के लिए तुमको कम से कम प्रायर इंटीमेशन देना होगा स्टॉक एक्सचेंज को, इनको स्टॉक एक्सचेंज को, कि सर हम लोग जो है ना 2 दिन बाद, क्योंकि 2 दिन पहले तुमको देना होता है इंटीमेशन, स्टॉक एक्सचेंज को तुमको बताना होगा। ठीक है, ये रेगुलेशन है, तुमको याद रखना है। स्टॉक एक्सचेंज को बताना होगा कि देखो सिंपल चीज़ है, कोई भी लिस्टेड कंपनी है उनको स्टॉक एक्सचेंज को बताना ही होता है। अगर हम लोग बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं, एनुअल जनरल मीटिंग कर रहे हैं, नॉर्मल ईजीएम कर रहे हैं, सब स्टॉक एक्सचेंज को बताना होता है कि हम लोग ये कर। क्यों? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज हमारे शेयर होल्डर्स को अपडेट करेंगे ना इस चीज़ के बारे में। डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट्स और इन्फॉर्मेशन, डिस्क्लोज एनी इवेंट इंफॉर्मेशन डीम्ड मटीरियल बाय दी बोर्ड, मतलब बोर्ड को लगे जो अच्छा खासा इंफॉर्मेशन है, जो मतलब हाई वैल्यूएबल मटेरियल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको आपको शेयर करना होगा। ठीक है, इंटीमेशन करना होगा, डिस्क्लोज करना होगा। अच्छा ये सर मटेरियल इंफॉर्मेशन क्या होता है? अरे भाई कंपनी लॉ में पढ़ रखे हो दोस्तों, कंपनी लॉ में पढ़ रखे हो। मटेरियल इंफॉर्मेशन क्या होता है तुमको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये जो है ना देखो, ये तुमको ये देखो शेड्यूल 3 पार्ट ए पैराग्राफ ए में अगर तुम देखोगे ना, जितने भी सारे इंफॉर्मेशन है ना उसको कहा जाता है डीम्ड मटेरियल वाले इंफॉर्मेशन। ठीक है, डीम्ड मटेरियल वाले इंफॉर्मेशन, यहाँ पे तुमको डिस्क्लोज देना ही होता है। कंपनीज मस्ट डिस्क्लोज देम विदाउट अप्लाइंग एनी टेस्ट ऑफ मटेरियलिटी, मतलब मटेरियलिटी मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट ही है, ये मान के चलते हैं। तो आपका जितना भी शेड्यूल 3 पार्ट ए में लिखा है ना, जितने भी इंफॉर्मेशन है वो डीम्ड मटेरियल माना जाता है। और डीम्ड मटेरियल वाले इंफॉर्मेशन में आपको हमेशा हमेशा क्या देना होता है, मतलब डिस्क्लोजर देना होता है। अंडरस्टूड? अब सर एग्जाम्पल के तौर पे बता दो ना क्या होता है, मतलब इस शेड्यूल 3 पैरा ए में क्या ही हो सकता है? एक्विजिशन, मर्जर, डीमर्जर, सेल ऑफ सब्सिडरीज, ठीक है, चेंज इन डायरेक्टर्स, की मैनेजर पर्सनल, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फ्रॉड, डिफॉल्ट बाय कंपनी और प्रोमोटर्स, ठीक है, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। समझ में आ रहा है? ये सारा इंपॉर्टेंट चीजें होता है तुम्हारा शेड्यूल 3 पार्ट ए में। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, एग्जामिनेशन में भी लिख सकते हो, अलग से लिख सकते हो। मैं यहाँ पे तुमको बता रहा हूँ, डॉट कनेक्ट करवा रहा हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है डिस्क्लोजर देना है डीम मटेरियल चीज का। ये डीम मटेरियल चीज तुम्हारा होता है, डिस्क्लोजर कैटेगरी में आता है शेड्यूल 3 पार्ट ए में, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या क्या चीज होता है तुमको मैंने बता दिया है। ठीक है, एक्विजिशन वगैरह है ना, एक्विजिशन एक्विजिशन ये पार्ट ए में पैरा ए एंड पैरा बी दोनों अलग अलग है। ठीक है, पैरा ए में क्या लिखा होता है यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं है इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम लिख लेना। एक्विजिशन, मर्जर, डीमर्जर, सेल ऑफ सब्सिडरीज, चेंज इन डायरेक्टर्स, की मैनेजर पर्सनल, फ्रॉड, डिफॉल्ट बाय कंपनी और प्रोमोटर्स, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर्स और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग। अब बोर्ड मीटिंग किस चीज़ का सर? डिविडेंड हो सकता है, बायबैक हो सकता है, फंड रेजिंग हो सकता है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग, यहाँ पे सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग लिखा है। ठीक है, एग्रीमेंट विथ मीडिया एक्सेट्रा, ये सारा चीज। अंडरस्टूड? ये आता है पैरा ए में। पैरा बी में ये आता है, बताए? हाँ जी, कमेंसमेंट, यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल है, कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन। कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन चालू करना। ठीक है, चेंज इन बिजनेस नेचर, जो तुम बिजनेस कर रहे हो वो चेंज करना। प्रोडक्ट का कोई लॉन्च, कैपेसिटी का चेंज, तुम्हारा पहले ये कैपेसिटी है अब तुम दूसरा कैपेसिटी से कर रहे हो। कैपेसिटी मतलब अभी इंक्रीज कर रहे हो अपना कैपेसिटी प्रोडक्शन का। ठीक है, रेगुलेटरी एक्शन, ये आता है पैरा बी में। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, तो ये तुमको याद रखना। अच्छा, पैरा ए पैरा बी दोनों ही पार्ट ए में आता है शेड्यूल 3 के पार्ट ए में। समझ में आ रहा है ना? ओके, अंडरस्टूड। अब देखो, जब हम लोग कहते हैं ना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे हम लोग वो वर्ड यूज करते हैं, मटेरियल वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, जब मटेरियल का मतलब होता है जो रेलेवेंट हो, किन के लिए? लोगों के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, बोर्ड के लिए रेलेवेंट हो। ठीक, तो उनका डिस्क्लोजर देना। इररिलेवेंट का तो डिस्क्लोजर देने की कोई आवश्यकता नहीं होता, उनका डिस्क्लोजर चाहिए होगा। ठीक है, डीम्ड मटेरियल का मतलब क्या होता है? मतलब इंपॉर्टेंट ही है वो, डीम्ड मान के चलते हैं हम लोग। ठीक, समझ में आ रहा है? इसको तुमको मैंडेटरीली डिस्क्लोज करना होगा, इस बात का ध्यान रहे। डिस्क्लोजर टाइम टेबल देख लो, टाइमलाइन। डिस्क्लोज ASAP and not later than 30 minutes from the closure of board meeting where decision is taken, 12 hours from occurrence if event originates within the entity, 24 hours from occurrence if event originates outside the entity। ठीक है, आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग तुमको बताना ही होता है, जैसे कि डिस्क्लोजर विद इन, ये 30 मिनट के अंदर अंदर तुमको डिस्क्लोजर देना होता है। ये तो बहुत भयानक स्पीड में तुमको डिस्क्लोजर देना होता है
कंपनी सेक्रेटरी का एक काम होता है। डिविडेंड बाईबैक डिसीजन, फंड रेजिंग डिसीजन, बोनस शेयर, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, न्यू सिक्योरिटीज इशू, कैपिटल ऑल्टरेशंस, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, वॉलंटरी डीलिस्टिंग डिसीजंस। ये समझ में आ रहा है दोस्तों? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके। सेंड एनुअल रिपोर्ट एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द एजीएम। ये अलग से तुम्हारा रेगुलेशन है, देखो रेगुलेशन 36 में आ चुके हैं हम लोग। 21 डेज बिफोर द एजीएम तुमको देना होता है, ठीक। सॉफ्ट कॉपी में दोगे ऑब्वियसली, हार्ड कॉपी में दे सकते हो, उनके रजिस्टर्ड ईमेल में भी भेज सकते हो, उनके एड्रेस में भी भेज सकते हो, ठीक है। हार्ड कॉपी ऑफ फुल एनुअल रिपोर्ट टू एनी शेयर होल्डर अपॉन रिक्वेस्ट। अच्छा अच्छा, ये लास्ट पोर्शन में आ रहे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर देखो, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये तुमको कंपनी लॉ में भी देखने को मिल जाता है। तो जो टॉप 100 एंटिटीज है ना, टॉप 1000, 1000 एंड 2000 नहीं, टॉप 100 के बारे में बात करें। नॉर्मली क्या होता है, एजीएम हम लोग कब करते हैं? एजीएम हम लोग करते हैं 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। लेकिन अगर तुम्हारा टॉप 100 एंटिटीज है ना, तुमको 5 मंथ फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर एंड तुमको करना होता है। इस बात को तुमको ध्यान रखना है, ठीक। 100 एंटिटीज के लिए बड़ी एंटिटीज है, ठीक। इनमें पांच 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 जो है महीने का आ जाएगा। ऑब्वियसली लाइव ब्रॉडकास्टिंग होगा तुम्हारे एजीएम वगैरह का, ठीक। ओके। और ई वोटिंग वगैरह जो है ना, ये नॉर्मली सभी एंटिटीज के ऊपर लागू होता है। ओके। सबमिट वोटिंग रिजल्ट्स टू स्टॉक एक्सचेंज विद इन 2 वर्किंग डेज। ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं करवा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, वही तुमको याद रखना है, एग्जामिनेशन में यही पूछेगा। कंप्लायंस अंडर एलओडीआर, वन टाइम कंप्लायंस ये वाला, ये है क्वार्टरली कंप्लायंस, ये हाफ ईयरली कंप्लायंस, ये है ईयरली कंप्लायंस। 2 3 4 कंप्लायंस याद करके रट्टा मार के जाना है एग्जामिनेशन में। बाई चांस पूछ लिया जाए तो हम लोग सेफर साइड में रहे। तुम ये याद रख सकते हो, पहला 2 अपॉइंट क्वालिफाइड सीएस एज कंप्लायंस ऑफिसर, ये तो 100% मैंडेटरी होता है, तो तुम तो ये लिख ही आ सकते हो पहले वाले वन टाइम कंप्लायंस में। फिर अपॉइंट आरटीए जो तुमको पता ही है, और सेटअप इन हाउस फैसिलिटी, या तो बाहर से अपॉइंट करो या तो इन हाउस फैसिलिटी को अपॉइंट करो, ये हम लोग ने प्रीवियस क्लास में देख रखा है, ठीक है। क्वार्टरली कंप्लायंस में देखो, इन्वेस्टर कंप्लेंट का स्टेटमेंट लेना है, ठीक है, 21 डेज के अंदर अंदर सॉल्व करना है, जनरली विद इन 21 डेज, 41 डेज ऑफ क्वार्टरली एंड, ठीक। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट बनाना है 21 डेज, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताना है 21 डेज के अंदर अंदर, स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन वेरिएशन ऑफ फंड यूज, मतलब डिविएशन वेरिएशन मतलब जो तुमने फंड रेस किया है वो किसी दूसरे पर्पस के लिए अगर डिविएट कर रहे हो तो उसके लिए उसके वो भी बताना है। क्वार्टरली अंटिल फंड यूटिलाइज्ड, क्वार्टरली तुमको बताते जाना है अंटिल फंड को यूटिलाइज कर लो। अच्छा, ये कुछ याद रखो, बस इतना काफी है। उसके बाद हाफ ईयरली में 2 है, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर देना है, स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज डिस्क्लोजर देना है, ये विद इन 15 डेज, ये विथ हाफ ईयरली रिजल्ट के साथ देना है, ठीक है। ये तुमको याद कर लेना है। ईयरली कंप्लायंस में आता है कंप्लायंस सर्टिफिकेट, जो आरटीए एक्टिविटीज से रिलेटेड है, 30 डेज के अंदर अंदर देना होता है। एनुअल लिस्टिंग फी, सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट जो सीएस बना के देगा, एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट 60 डेज के अंदर, ये 60 डेज, ये 30 डेज, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट सबमिशन, ये बाय डिस्पैच डेट। तो ये कुछ तुमको याद रख लेना है। तो तुम्हारा फेवरेट 4 5 सिलेक्ट कर लो जो तुमको याद करने में ईजी हो। फिर है इवेंट बेस्ड कंप्लायंस, क्योंकि ये एक बार आया था एग्जामिनेशन में, ठीक है, तो तुमको एक बार अच्छे से करना है इस चीज को। इंटीमेट आरटीए अपॉइंटमेंट 7 दिन के अंदर अंदर, ये इवेंट बेस्ड है। मतलब इवेंट बेस्ड का मतलब क्या होता है कि कोई घटना अगर घटे तो कौन सा घटना घटा, इंटीमेट करो आरटीए के अपॉइंटमेंट को, आरटीए को अपॉइंट किया, इंटीमेट करो। प्री लिस्टिंग शेयर होल्डर पैटर्न बताना है एक दिन प्रायर मतलब पहले ही। पोस्ट रिस्ट्रक्चरिंग मोर देन 2% शेयर होल्डिंग पैटर्न 10 डेज के अंदर अंदर। प्रोमोटर रिक्लासिफिकेशन डिस्क्लोजर 24 आवर्स के अंदर अंदर। रिक्लासिफिकेशन डिस्क्लोजर अगर कर रहे हो प्रोमोटर्स का तो 24 आवर्स के अंदर अंदर। फिर ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट फाइलिंग, प्रायर अप्रूवल नीडेड। इशू ऑफ सर्टिफिकेट्स 30 डेज के अंदर अंदर। तो इस प्रकार से तुम यहां से भी 4 5 तुम्हारा फेवरेट कर लेना है, ठीक। ओके। फिर देखो कंप्लायंस फॉर लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, जो कन्वर्टेबल नहीं हो सकता, जैसे डिबेंचर्स कन्वर्ट नहीं हो सकते, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ठीक। 2 वर्किंग डेज, देखो प्रायर इंटीमेशन देना है, किसको दोगे तुम बताओ ना। फॉर बोर्ड मीटिंग, स्टॉक एक्सचेंज को, ऑब्वियसली ये सब स्टॉक एक्सचेंज को जा रहा है इंटीमेशन। 2 वर्किंग डेज एडवांस फॉर बोर्ड मीटिंग, ठीक है। ऑन नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का अगर ऑल्टर कर रहे हो तुम, डेट चेंज कर रहे हो, रिजल्ट बता रहे हो, फंड रेजिंग कर रहे हो, राइट इम्पैक्ट हो रहा है, मतलब राइट इम्पैक्ट मतलब उनके जो राइट्स है वो ऑल्टर कर रहे हो तुम, ठीक है। तो इन सब चीजों में तुमको फटाफट बता देना होता है 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक। फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखो क्वार्टरली 45 डेज का, ठीक है। एनुअल
60 डेज एंड कॉपी ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी नेम सेम डे तुमको बताना है। कॉपी टू डिवेंचर ट्रस्टी सेम डे, मतलब ये डिवेंचर ट्रस्टी को सेम डे तुमको भेजना है। अच्छा, डिवेंचर ट्रस्टी कौन है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। यहाँ पे आता क्या है? आता है डिवेंचर ही। अब नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर जो है, तुम सोचोगे सर ट्रस्टी कैसे आ गया डिवेंचर ट्रस्टी का? ये जो नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है ना दोस्तों, ये डिवेंचर्स के है। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू होते हैं ना, तो अगर तुम स्टॉक एक्सचेंज को बता रहे हो, जो भी रिपोर्ट दे रहे हो, वो तुम डिवेंचर ट्रस्टी को भी तो दोगे। तो यहाँ पर ये है फाइनेंशियल रिजल्ट का जो बारे में बात हो रहा है ये, ठीक है। अच्छा, इतना तुम याद रखो, काफी है। क्रेडिट रेटिंग करवाना है साल में एक बार। पेमेंट सर्टिफिकेट विद इन 1 वर्किंग डे ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल ड्यू डेट, ठीक है, पेमेंट का। अच्छा, सर्टिफिकेट भी देना होता है। कॉन्ट्रावेंशन के लिए क्या क्या तुमको भरना पड़ सकता है? फाइन, सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग, फ्रीज हो जाएगा, एनी अदर एक्शन बाय स्टॉक एक्सचेंज सभी। अच्छा, कंपनी सेक्रेटरी का रोल इन एम्प्लॉयमेंट इन प्रैक्टिस देखो क्या रोल प्ले करोगे? मैंडेटरी अपॉइंटमेंट ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर, यही होता ही है इन एम्प्लॉयमेंट। साइन कंप्लायंस सर्टिफिकेट, कंसिडर पार्ट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, ऑब्वियसली कंपनी सेक्रेटरी से। यही चीज मेरे को पसंद है कंपनी सेक्रेटरी का। समझ में आ रहा है दोस्तों? भैया सच्ची में बता रहा हूँ, अगर देखो मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, एक फैक्ट बताता हूँ, यहाँ पे तुम लर्न करके जाओ इस चीज को, ठीक है। ये जो प्रोफेशनल होते हैं ना, प्रोफेशनल्स होते हैं ना, अब ये पकड़ लो, सीए है, सीएस है, सीएमए है, ठीक है, सीए है, सीएस है, सीएमए है। अब जो भी बच्चा रट्टा मारने में बहुत अच्छा है ना, वो भी पास कर लेगा। अब जो रट्टे वाले बच्चे होते हैं ना, ज्यादातर टैलेंटेड नहीं होते, मैं तुमको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। जिनको मीनिंग समझ में नहीं आता, सिर्फ रट्टा मारना आता है, उनको पता है कि मेरे को ये रट्टा मार के, मेरे को ये कंप्यूटर जैसा, कैलकुलेटर जैसे काम करते हैं वो लोग। तो हर प्रोफेशनल में ना एक एक जो है लो क्वालिटी का, लो क्वालिटी का एंड गुड क्वालिटी का, दोनों क्वालिटी का प्रोफेशनल रहता है, ठीक है। लो क्वालिटी एंड गुड क्वालिटी, दोनों क्वालिटी का प्रोफेशनल रहता है। ये तुमको सीएस में मिल जाएगा, सीए में मिल जाएगा, सीएमए में भी मिल जाएगा। लो क्वालिटी एंड गुड प्रोफेशनल। लो क्वालिटी वाले 20,000 कमाते हैं दिन में, सॉरी दिन में तो ज़्यादा हो गया, हफ्ते में 20,000 कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर तुमने वो कर लिया, क्या हो गया, वो कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अगर तुम कंपनी में हो तो महीने में पकड़ लो 1,00,000 रुपए कमा रहे हो, लो क्वालिटी वाले, ठीक है। विद एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली जब तुम नए नए हो, फ्रेशर हो, तुमको काम नहीं आता, तुमको 50-60 हज़ार से ज़्यादा देंगे नहीं, ठीक है। ये तुम्हारा मिनिमम स्टार्टिंग पॉइंट होता है सैलरी का। कंपनी सेक्रेटरी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। अच्छा, ये जो गुड क्वालिटी वाले हैं ना, सुनो, गुड क्वालिटी वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा कमाते हैं। ये 23 लाख, 40 लाख, 50 लाख का पैकेज लेकर, ईयरली पैकेज लेकर वो चलते हैं, ठीक। एक चीज़ मैं तुमको बताता हूँ, अगर तुम सीएस में ऐसा है ना कि इन तीनों कोर्सेस में सिर्फ सीएस ही है जो केएमपी के पोजीशन में बैठता है, की मैनेजरल पर्सनल। इनको कहा जाता है सीनियर मैनेजमेंट। ये सीनियर मैनेजमेंट में बैठता है, मतलब तुमको घंटा कुछ नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी तुम सीनियर मैनेजमेंट में बैठे हो। आयरनी देख रहे हो चीज का, मतलब कितना उपलब्धि वाला चीज है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? जो घटिया से घटिया बच्चा है वो भी सीनियर मैनेजमेंट में बैठा है, सीएस है, वो भी सीनियर मैनेजमेंट में बैठ पाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? क्योंकि तुम्हारा काम ही है सीनियर मैनेजमेंट वाला, तुम लोअर मैनेजमेंट वाला तुम्हारा कुछ काम ही नहीं है। तो मेरे को पता नहीं तुम अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर ही कैसे कर लेते हो। किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ, सीएमए के साथ क्यों ही कंपेयर करना? तुमको तुम्हारी जगह नहीं पता है क्या दोस्त? सच बात यही होता है, ठीक है। सीनियर मैनेजमेंट में तुम बैठ के काम कर रहे हो, तुम चाहे जितना भी घटिया हो जाओ, लेकिन फिर भी तुम सीनियर मैनेजमेंट से ही तुम्हारा काम जो है वो चालू होगा। तो ये उपलब्धि होता है यहाँ पे, ठीक। अच्छा, टेक इट ऑन अ लाइटर नोट, इसको बहुत सीरियसली नहीं लेना है, पढ़ाई अच्छे से करना है और अच्छा वाला गुड क्वालिटी वाला कैंडिडेट बन के जाना है, ठीक। इन प्रैक्टिस में इशू सर्टिफिकेट फॉर टाइमली शेयर ट्रांसफर, इशू सर्टिफिकेट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लायंस, कंडक्ट्स secretarial audit, issue report, issue secretarial compliance report, issue certificate on directors disqualification status। ये सारा जो काम है तुम्हारा प्रैक्टिसिंग सीएस करता है और ये इन एम्प्लॉयमेंट वाला करेगा, ठीक। अच्छा, आगे देखो, वो खत्म हो चुका है चैप्टर। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों। आई होप कि तुमको मजा आया होगा। किसी प्रकार का डाउट वाउट अगर हो जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं जरूर सॉल्व कर दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।